हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के आज इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग जो कंट्रोल स्टेटमेंट में जंप स्टेटमेंट का पार्ट बच गया था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया स्टूडेंट? हमने देखा कंट्रोल स्टेटमेंट तीन तरह के होते हैं। पहला हमने देखा था सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट, जस्ट थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट दो तरह का होता है स्टूडेंट। पहला था आपका इफ एल्स, जिसे हमने डिटेल में विथ टाइप्स पढ़ लिया है। दूसरा होता है आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को अभी हमने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि इसमें एक ब्रेक का कॉन्सेप्ट आता है। आज हम लोग उसको पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में स्विच को पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट के बाद हमने देखा स्टूडेंट इटरेटिव स्टेटमेंट को, जिसे आप लोग लूप्स भी बोलते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट या लूप्स, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाइल लूप के बारे में, इसके बाद हमने पढ़ा डू व्हाइल लूप के बारे में, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर लूप के बारे में। ठीक है, फॉर लूप, ये सारे लूप्स हो गए, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप्स। इसके बाद जो थर्ड टाइप होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका जंप स्टेटमेंट का। ठीक है, जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट आपका तीन तरह का होता है। एक होता है आपका ब्रेक, दूसरा होता है आपका कंटिन्यू, और तीसरा होता है गो टू। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जंप स्टेटमेंट में से ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट, तो हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे कंप्लीट कोर्स चल रहा है सी लैंग्वेज का। और जो पुराने लोग होंगे उनको तो पता ही होगा कि DRDO सेप्टेम 10 Tier 2 CSIT के लिए ही कंप्लीट कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया आपको नहीं देना है। तो यहाँ पे आपको जाना है सी लैंग्वेज वाले पे, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है स्टूडेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप लास्ट के लेक्चर देखें तो ये देखिए, है ना, आपका कंट्रोल स्टेटमेंट लेक्चर नंबर 24 से स्टार्ट हुआ है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट, देन इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, लूप्स का हमने पार्ट 1 एंड लूप्स का पार्ट 2 यहाँ तक डिस्कस कर रखा है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट जंप स्टेटमेंट के बारे में, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रेक से, BREAK। अब ब्रेक क्या है स्टूडेंट? ब्रेक एक कीवर्ड है। जब मैंने आपको कीवर्ड वाला वीडियो में बताया था कि ब्रेक क्या है, एक कीवर्ड है, इसका यूज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बस आज हमें पढ़ना है। तो ब्रेक का यूज कहाँ पे होता है स्टूडेंट? ब्रेक का यूज हम लोग दो जगह पे कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं सर? तो एक तो हम किसी भी लूप्स में कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमने इटरेटिव स्टेटमेंट देखा, आइदर व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप या फॉर लूप में कर सकते हैं। दूसरा कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं? स्विच स्टेटमेंट में कर सकते हैं। ध्यान देना, इफ एल्स में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा DRDO सेप्टेम के एग्जाम में, वो इफ एल्स में ब्रेक का यूज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को देखने के लिए कि आपको पता है कि नहीं पता है, तो आपको ध्यान देना है कि ब्रेक का यूज या तो लूप में या स्विच स्टेटमेंट में हो सकता है। क्यों होता है भाई? तो ये क्या करता है, इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द लूप, इमीडिएट एग्जिट कर देता है। यानी कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आपका अकर होता है, ब्रेक कीवर्ड मिलता है, वैसे ही आपका लूप या स्विच क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट, जैसे मान लिया जाए एक छोटा सा मैं कोड लिखता हूँ, प्रोग्राम लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो फॉर i = 0 एंड i < 3, मान लिया जाए 0 से 3 तक चल रहा है, 0 से 2 तक चल रहा है, एंड i++ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मान लिया जाए कि मैं कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, printf i। ठीक है, i, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का कंडीशन लगा दूं कि इफ i = 1, देन तुम क्या करो, यहाँ पे ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। अब आप बता सकते हैं कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा? ध्यान से देखना है आपको। ये क्या है स्टूडेंट? एक सिंपल सा फॉर लूप है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, i एक वेरिएबल है जो कि 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, और <3, यानी कि एक बारी ये 0 पे चलेगा, एक बारी 1 पे चलेगा, और एक बारी i = 2 पे चलेगा। टोटल 3 बार ये चलेगा। तो जब 0 पे रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट इसका मैं यहीं पे लिख दूं, स्पेस है क्या? हाँ, थोड़ा सा स्पेस है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा स्टूडेंट? हाई आएगा। एक बार प्रिंट होगा जब i का वैल्यू 0 होगा। 0 से जैसे ही i का वैल्यू 1 होगा स्टूडेंट, तो ये नीचे जाएगा, यहाँ वाला कंडीशन चेक होगा। ये देखिए, इफ i = 1,
तो ये जैसे ही 1 हो गया तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, तो ये क्या है लिखा हुआ है, ब्रेक लिखा हुआ है। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आता है ये क्या करेगा, इमीडिएट एग्जिट हो जाएगा इस लूप से, इस लूप को टर्मिनेट कर देगा। बस यही बात ध्यान में रखना है। तो जैसे ही ब्रेक आया भाई ये लूप से बाहर निकल जाएगा, और जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, लूप आपका टर्मिनेट होगा, ठीक है, लूप के बाहर चलाएगा, और जो भी यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा ना वो ये फिर फर्दर एग्जीक्यूट कराएगा। तो नेक्स्ट तो कुछ है नहीं, हमने सिंपली कोड लिखा है, तो एक बारी सिर्फ ये हाई को प्रिंट करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने देखा, आपसे ऐसे एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा, इतना सिंपल तो पूछा नहीं जाना है डीआरडीओ में, कुछ तो लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो भाई किस लेवल का पूछा जाएगा वो भी थोड़ा हम लोग एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर के। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक और पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने ब्रेक का यूज किया है तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कंडीशन लगाया है। तो जो ब्रेक कीवर्ड होता है स्टूडेंट, ये जनरली, ठीक है, हमेशा नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जनरली यूज्ड विथ अ कंडीशन, ठीक है। अब क्यों भाई, क्यों कंडीशन के साथ यूज होता है जनरली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमें स्टार्टिंग में तो ब्रेक करवाना नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग में ही लूप को ब्रेक कराना है तो आप टर्मिनेट कराना है, ब्रेक का यूज कर सकते हैं। हमें किसी एबनॉर्मल कंडीशन जब आ जाए, है ना, यहाँ पे तो सिंपली मैंने i=1 आपको समझाने के लिए लिखा है। हम लोग ब्रेक का यूज कब करेंगे, जब हमारे लूप के अंदर कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए और मुझे लूप को टर्मिनेट कराना हो, तब उस कंडीशन के अंतर्गत मैं ब्रेक का यूज करूंगा, ठीक है। इसलिए जनरली इसको किसी कंडीशन के साथ ही लिखा जाता है। ओके, तो चलिए एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि वो आपको नेस्टेड लूप दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए मैं फटाक से यहाँ पे कोड लिखूंगा, ठीक है, 4i=1, i<3 में कर लेता हूँ 1 पे 2 पे, या i<5, ठीक है, i++। और इसके अंदर क्या किया इन्होंने, मान लिया जाए कि एक और फोर लूप दे दिया है, 4j=1, j<3, j++, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक printf लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, printf, और यहाँ पे क्या होगा भाई, कुछ भी प्रिंट करा देते हैं, लाइक मान लिया जाए i और j की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं ताकि हमें पता चल सके, ठीक है, %d। इसके बाद मैं एक और स्पेस दे देता हूँ %d, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से i, j, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज है। यहाँ पे मान लिया जाए उन्होंने कोई कंडीशन लगा रखा है, मैं इसको दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि जब ये देखिए, ये जो नोट्स है स्टूडेंट, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस पीडीएफ का, हर एक वीडियो के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में होता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लिया जाए इन्होंने कंडीशन लगा रखा है कि जैसे ही मान लिया जाए जे की वैल्यू 2 हो जाए, इफ j=2, तो क्या करो भाई, ब्रेक हो जाओ, ठीक है, ब्रेक कर जाओ। और यहाँ पे भी मान लिया जाए इन्होंने कंडीशन लगा रखा है कि इफ i=4, तब क्या करो, ब्रेक हो जाओ, तब क्या करो, ब्रेक हो जाओ, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मान लिया जाए मैं एक और लिख देता हूँ। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मान लिया जाए यहाँ पे एक और printf लिखा हुआ है, आउट ऑफ इनर लूप, आउट ऑफ इनर लूप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और एक और printf दिया हुआ है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब बताइए इस कोड का आउटपुट क्या होगा, पूरा आपको दिख रहा है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल विजुअल है, बिल्कुल ये विजुअल है, ठीक है। ओके, तो सारी चीजें क्लियर हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए ये मैंने थोड़ा लगता है ज्यादा लंबा चौड़ा बना दिया, नहीं ये मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादा से ज्यादा 25 सेकंड से 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं अभी इसमें 2 मिनट का 3 मिनट का समय लूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक बार आप समझ जाइएगा फिर आप ही 25 से 30 सेकंड में बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप फर्स्ट लाइन को देखें, यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। i=1, आप लोग को ये दिख रहा है ना,
कट तो नहीं रहा, अच्छा थोड़ा सा मैं स्लाइड कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ अब काफी अच्छे से दिख रहा होगा, हाँ सही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, फॉर आई इक्वल्स 1, यानी कि आई एक वेरिएबल है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो जिसका इनिशियलाइजेशन 1 से हुआ है। आई लेस देन इक्वल्स 5, यानी कि आई 5 तक चलेगा और हर बारी ये 1 से इंक्रीज होते जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस लाइन को देख के कोई भी बता सकता है कि ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। चलिए, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग आते हैं, यहां लिखा हुआ है कि जैसे ही आई 4 होता है उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद, इस इफ स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 ही बार चलेगा, 1 पे, 2 पे और 3 पे, क्योंकि जैसे ही 4 होगा ब्रेक हो जाएगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे ही ब्रेक होता है लूप से क्या हो जाता है, इमीडिएट एग्जिट हो जाता है ना, लूप टर्मिनेट कर जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हमारा 3 बार ही चलने वाला है। अब नेक्स्ट फॉर लूप पे अगर हम आए, इनर फॉर लूप पे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, j इक्वल्स 1, एक वेरिएबल है j, इसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ 1 से, यहीं पे लिख ले क्या, हाँ j एक वेरिएबल है, इसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर लिया। कर रहा है j लेस देन इक्वल्स 3, इसका मतलब 3 बार, और यहाँ पे j प्लस प्लस हो रहा है, इसका मतलब 3 बार चलेगा, एक बार j इक्वल्स 1 पे, j इक्वल्स 2 पे और j इक्वल्स 3 पे। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कोई भी ये कह सकता है। लेकिन जैसे ही हम फॉर लूप के अंदर एंटर करते हैं तो फर्स्ट इफ कंडीशन को अगर पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जैसे ही j की वैल्यू 2 हो जाए भाई तुम ब्रेक कर जाओ। अब ब्रेक क्या कहता है, यहाँ पे काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो ब्रेक है ना, ये आपका VBI है, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्यों VBI है, क्योंकि आपको ध्यान क्या देना है कि ब्रेक का एक रूल होता है कि ब्रेक जिस भी फॉर लूप में लगा हुआ है, फॉर की बात नहीं है, कोई भी लूप हो, ब्रेक जहां पे लगा हुआ है जिस लूप में, सिर्फ उसी लूप से एग्जिट होता है। आ रही है मेरी बात समझ में, मीन्स अगर ब्रेक जो है ये वाले लूप में लगा हुआ है तो सिर्फ इसी लूप से एग्जिट होगा, है ना, ये वाला लूप फिर भी आपका वर्क करेगा, बाहर वाला। और कई सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि ब्रेक मिलता है तो वो डायरेक्टली बाहर चले आते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका चेक किया जाता है। तो ब्रेक आप ध्यान दें कि अगर इनर मोस्ट लूप में यूज हुआ है तो सिर्फ इनर मोस्ट लूप से ही बाहर आएगा और बाकी का जो लूप है वो चलेगा। लेकिन अगर इस ब्रेक की बात करें, ये वाला ब्रेक, तो ये वाला ब्रेक इस लूप में यूज हुआ है तो ये क्या होगा, यहां से बाहर होगा। आ रही है मेरी बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, ऐसा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है जस्ट सेप्टम DRDO। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, सारे पार्टिसिपेंट मैसेज कर सकते हैं। लगभग 2 के प्लस स्टूडेंट्स है कंप्यूटर साइंस के, तो आपके क्वेश्चन का जवाब कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ, कोई स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर ज्वाइन हो जाए, जितने भी कंप्यूटर साइंस IT के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए वापस से आ जाते हैं, हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक की। तो स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पे हमने इफ कंडीशन को पढ़ा तो हमें एक बात तो यहाँ पे कंफर्म हो गई, वो बात क्या है कि जैसे ही j का वैल्यू 2 होगा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो j कितनी बार चल रहा था, 3 बार चल रहा था, 1 पे, 2 पे और 3 पे। तो 2 पे टर्मिनेट हो जा रहा है तो 2 पे तो चलेगा नहीं, 3 पे तो चलना से रहा नहीं, तो सिर्फ 1 पे चलेगा। यानी कि ये लूप जो है ये कितनी बार चलेगा, सिर्फ 1 बार चलेगा। तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो भी सिर्फ 1 बार एग्जीक्यूट होगा, बात खत्म। और इसके बाहर जो भी स्टेटमेंट है वो तो आपको पता ही है, इस फॉर लूप के अंदर है। तो यहां से डायरेक्टली हम लोग आउटपुट क्या देख सकते हैं स्टूडेंट, कि देखिए सबसे पहले आई का वैल्यू क्या है, 1, उसके लिए जे का वैल्यू क्या हुआ, 1। यहाँ पे अभी ब्रेक नहीं होगा क्योंकि जे का वैल्यू है 1, प्रिंटफ हो जाएगा %d और %d आई और जे का वैल्यू। तो आई का वैल्यू अभी 1, जे का वैल्यू अभी 1। तो यहाँ पे मैं आउटपुट भी साथ साथ लिखते जाता हूँ। सबसे पहले आउटपुट आएगा 1 1, और उसके बाद क्या होगा, 1 1, प्रिंटफ के बाद क्या होगा, इस पे आ जाएगा क्या, नहीं, फॉर लूप हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे ही फॉर का सारा स्टेटमेंट खत्म होता है ये कहाँ पे जाता है भाई, तो ये जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, याद है ना। तो जे का वैल्यू इंक्रीज होगा तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल्स 3, यहां से कहां आएगा, कंडीशन पे आएगा। तो 2 इज लेस देन इक्वल्स 3, बिल्कुल 2 लेस देन है भाई। लेकिन यहां इफ कंडीशन क्या हो गया कि जैसे ही इक्वल्स 2 हो गया भाई ब्रेक हो गया, तो इसके बाद वाला स्टेटमेंट रन ही नहीं होगा, इमीडिएट एग्जिट हो जाएगा। ये आ गई बात समझ में। तो ये इमीडिएट एग्जिट हो गया, ये तो आपका एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो अब जैसे ही ये बाहर आएगा तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा ये वाला एग्जीक्यूट होगा, आउट ऑफ इनर लूप। तो यहां पे मैं लिख दूं क्या, आउट ऑफ इनर लूप।
ये आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कहाँ जाएगा बताइए, ये इस फॉर लूप का लास्ट स्टेटमेंट है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीमेंट पे। आई का वैल्यू को इंक्रीज करेगा, आई का वैल्यू 1 से अब क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे चेक, पहले तो यहाँ से क्या चेक हो जाएगा कि 2 इज लेस देन इक्वल्स 5, यस 2 इज लेस देन इक्वल्स 5। इफ आई डबल इक्वल्स 4, नहीं भाई आई का वैल्यू तो अभी 2 है। नीचे जाएगा अगेन से ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो अब तो हमें पता चल गया भाई कि ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट अगर कर रहा है तो आई का वैल्यू, जे का वैल्यू और आउट ऑफ इनर लूप प्रिंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से बिना इस लूप को एग्जीक्यूट कराए प्रिंट कर सकते हैं। क्या? क्योंकि हमें पता है कि ये वाला स्टेटमेंट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, है ना, मात्र। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, प्रिंटफ परसेंट डी आई और जे। तो आई का वैल्यू अभी है 2, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2। जे का वैल्यू है अभी क्या, जे का वैल्यू तो यहाँ पे जे इक्वल्स 1 हो गया था ना, तो जे का वैल्यू हो गया 1। और ये वापस से जे प्लस प्लस करेगा तो 1 से हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे 2 पे तो ब्रेक हो जा रहा है, तो ये प्रिंट कर देगा आउट ऑफ इनर लूप, आउट ऑफ इनर लूप। वापस से ये जाएगा आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू हो गई 3, यहाँ पे देखेगा 3 डबल इक्वल्स 4, नहीं भाई। वापस से आएगा ये वाला जे का लूप एग्जीक्यूट कराएगा, यानी जे का वैल्यू पहले होगा 1 और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये जे का आई का वैल्यू और जे का वैल्यू। तो आई का वैल्यू अभी क्या है 3 है, जे का वैल्यू है 1 और यहाँ पे उसके बाद अगेन ये जे प्लस प्लस करेगा। ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं, 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 पे ब्रेक हो जा रहा है। तो वापस से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका एग्जीक्यूट कराएगा, यानी कि आउट ऑफ इनर लूप, आउट ऑफ इनर लूप। अब ये i प्लस प्लस करेगा, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बाहर के फोर लूप का है, तो i प्लस प्लस करेगा, i का वैल्यू हो गया 4। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इफ i डबल इक्वल्स 4, यानी 4 डबल इक्वल्स 4, यस भाई कंडीशन ट्रू हो गया। तो ये वाला ब्रेक आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो ये वाला ब्रेक जब आपका एग्जीक्यूट करेगा तो ये इस वाले फोर लूप से बाहर निकल जाएगा। तो इस वाले फोर लूप से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है फोर लूप के जस्ट बाद वहां पे आता है, यानी कि आउटर आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आउटर आपका प्रिंट हो जाएगा, तो ये आपका फाइनली आउटपुट होने वाला है, ठीक है। अगर आप आउटपुट देखें तो फाइनली आपका आउटपुट ये होने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है स्टूडेंट तो फिर से आप एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं फिर से एक बार आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ और ऐसा ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को जस्ट एक कॉन्सेप्ट याद रखना है ब्रेक का, कि ब्रेक जहां भी लगता है, जिस भी फोर लूप में आता है, फोर लूप बोले तो जिस भी लूप में आता है, फोर हो, वाइल हो, डू वाइल हो, स्टूडेंट सिर्फ उसी लूप के बाहर जाता है ये, ठीक है। हमें सिर्फ उसी लूप के बाहर जाना है। जैसे यहाँ पे बार बार ब्रेक हो रहा था तो हम पूरे बाहर नहीं आ रहे थे, हम सिर्फ इस वाले लूप के बाहर आ रहे थे, है ना। जैसे ये वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होना था, जे इक्वस 1 पे, जे इक्वस 2 पे एंड जे इक्वस 3 पे। लेकिन जे इक्वस 2 जैसे ही हो रहा था हम लोग बार बार ब्रेक कर जा रहे थे, है ना। देखिए जे इक्वस 1 पे एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही जे इक्वस 2 हुआ ब्रेक हो गया, आउट ऑफ इनर लूप। जे इक्वस 1 पे एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही जे इक्वस 2 हुआ, आउट ऑफ इनर लूप। जे इक्वस 1 पे एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही जे इक्वस 2 हुआ, आउट ऑफ इनर लूप। आ रही है बात समझ में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई डबल इक्वस 4 हुआ, तो ये वाला जो ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ ये सीधे आउटर चला गया, क्योंकि ये वाला हमारा सबसे आउटर लूप था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ब्रेक के बारे में, और ब्रेक के बारे में आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ब्रेक आपका यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो जंप स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो है कंटिन्यू। तो अब हम लोग कंटिन्यू को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉपिक दे देता हूँ कंटिन्यू, कंटिन्यू, ठीक है। चलिए, तो देखिए अगर आप लोग ब्रेक समझ गए तो कंटिन्यू भी यूं समझ जाइएगा। देखिए कंटिन्यू नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यू यानी किसी चीज को कंटिन्यू करना। ब्रेक से हमें समझ में आ रहा था कि ब्रेक यानी कि रुक जाना है ना। ब्रेक से समझ में आ रहा था ना कि अब रुक जाना है, यानी कि लूप को टर्मिनेट कर देना है। लेकिन कंटिन्यू से क्या समझ में आ रहा है कि भाई लूप को कंटिन्यू करना है। तो बिल्कुल वही बात है, कंटिन्यू कीवर्ड यानी कि कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का हम लोग यूज तब करते हैं जब हमें किसी लूप के स्टेटमेंट्स को छोड़ के, कुछ स्टेटमेंट्स को छोड़ करके नेक्स्ट इटरेशन पे मूव करना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई फोर लूप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इस प्रकार से, इसमें काफी सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। अब मान लिया जाए मेरा बीच में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया या कुछ ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन आ गया
जहां पे मुझे इन सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट ना करते हुए यहीं से मुझे नेक्स्ट इटरेशन पे मूव करना है। तब मैं क्या करूंगा, उस एबनॉर्मल कंडीशन के केस में मैं कंटिन्यू का यूज करूंगा। तो कंटिन्यू बेसिकली क्या करता है कि कंटिन्यू के बाद जितने भी स्टेटमेंट लूप में मौजूद हैं उनको स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे मूव करता है। आई बात समझ में? कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही अकर होता है तो जितने भी स्टेटमेंट हैं आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट वो स्किप हो जाते हैं और लूप का नेक्स्ट इटरेशन एग्जीक्यूट होता है। आ रही है बात समझ में? ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, अगर ब्रेक लगता है तो लूप ही टर्मिनेट कर जाता है, खत्म कहानी। लेकिन जब कंटिन्यू आता है तो कंटिन्यू के नीचे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लूप आपका नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से अगर हम लोग समझें तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल 1। सबसे पहले इजी वाला एग्जांपल लेंगे जो कि आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, फिर थोड़ा ऐसा एग्जांपल लेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो सबसे पहले मैं इजी एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे 4i = 1 और अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लिया जाए 4 तक चल रहा हूं और i++ यहाँ पे जैसे मान लिया जाए मैंने लगाया हुआ है कि भाई i जैसे ही 2 हो जाए, व्हेन i== 2, तब क्या करो तुम सिंपली कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू। और ऐसे क्या करो, प्रिंट करते रहो i के वैल्यू को, printf %d, i। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये सिंपल सा एक फोर लूप मैंने लिखा हुआ है। आई एक वेरिएबल है जो कि 1 से इनिशियलाइज हो रहा है, कंडीशन चेक हो रहा है i <4, ऑब्वियसली i मींस 1 जो है आपका <4 है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाइए तो i=2, नहीं भाई i का वैल्यू तो अभी 1 है, तो इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट printf %i, यानी कि अगर मैं आउटपुट लिखूं यहाँ पे तो सबसे पहले 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से क्या होगा, ये आपका इंक्रीमेंट पे जाएगा, i का वैल्यू 1 से हो गया कितना, 2। अब यहां से क्या होता है, कंडीशन चेक होता है तो i<4, यस 2 = 4। स्टेटमेंट 1 पे आएगा इफ i=2, हाँ भाई i का वैल्यू 2 है तो 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू। अब ये कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे ही ये कंटिन्यू अकर हुआ ना, तो कंटिन्यू जैसे ही अकर हुआ इसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यानी कि जो करंट इटरेशन है ये वाला इटरेशन आपका समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन पे मूव करेगा। तो ये डायरेक्टली कहां चला जाएगा, आपका इंक्रीमेंट पे चला जाएगा, तो वापस से i++ हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो i का वैल्यू अब हो जाएगा 3 एंड 3 > 4। अब ये वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा नहीं, तो printf i का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। अगेन ये i++ करेगा तो ये हो जाएगा 4 > 4। तो यहाँ पे इफ वाला तो सेटिस्फाई हुआ नहीं, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो 4 प्रिंट हो जाएगा। अगेन ये i++ पे जाएगा तो 5 > 4, नो। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ तो हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा और जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होंगे वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। यहां तक हो गई बात क्लियर? तो यहां पे हमारा आउटपुट क्या आया, देखिए 1 आया, 3 आया एंड 4 आया, 2 कहां गया भाई? तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया था कि जैसे ही i=2 होगा तो कंटिन्यू कर जाओ, तो i=2 यानी कि जो हमारा सेकेंड इटरेशन था वो स्किप हो गया। क्यों सेकेंड इटरेशन पूरा का पूरा स्किप हो गया? क्योंकि हमने शुरुआती में ही कंटिन्यू लगा दिया था। अगर मैंने इसके पहले कुछ स्टेटमेंट मैंने लिखा होता तो वो स्टेटमेंट ऑब्वियसली इटरेशन 2 में भी एग्जीक्यूट होता। जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, सेम वाला एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल 2 लिखूं, एग्जाम्पल 2, देखिए आपको फंसाया कैसे जाता है एग्जाम में, ये तो आप लोग समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे कीजिए और वापस से देख लीजिए। देखिए एग्जाम में आपको कैसे फंसाया जाता है और कैसे, देखिए फंसाना नहीं चाहते, वो जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहता है। ठीक है, वो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देंगे, i=1, i<4, सेम एकदम सेम क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जस्ट डिफरेंस कर दूंगा इसमें। ठीक है, printf %d और यहाँ पे i को प्रिंट कर दो और यहाँ पे वो कंडीशन लगा देंगे कि अगर i=2 हो तो कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू, बस खत्म कहानी। अब कई लोग दोनों कोड को सेम समझ रहे होंगे, नहीं दोनों सेम नहीं है।
कैसे सेम नहीं है? चलिए हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ये तो पता है कि आई एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू है 1, इनिशियल वैल्यू है 1। आई लेस देन इक्वल्स 4, यस 1 इज लेस देन इक्वल्स 4, तो प्रिंट कर दो भाई आई के वैल्यू को। मैं साइड में आउटपुट भी लिखता जाता हूं, ये आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो सबसे पहले आउटपुट आया 1, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गया आई डबल इक्वल्स 2, नहीं आई की वैल्यू तो अभी 1 है, तो फिर वापस से ये कहाँ चला जाएगा भाई? आई प्लस प्लस पे चला जाएगा, तो आई की वैल्यू हो गई 2। यहां से कहाँ आएगा? कंडीशन पे आएगा 2 इज लेस देन इक्वल्स 4, यस प्रिंट होगा आई का वैल्यू, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा आई डबल इक्वल्स 2, यस 2 डबल इक्वल्स 2, कंडीशन ट्रू हो गया। तो ये क्या कह रहा है? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यू के नीचे जितने भी स्टेटमेंट है उसको स्किप कर दो। तो भाई इसके नीचे तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां से क्या करेगा? नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर जाएगा, यानी यहां से ये आई प्लस प्लस कर देगा। तो आई की वैल्यू अब वापस से क्या हो जाएगी? 3 इज लेस देन इक्वल्स 4, यस, तो यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा आपका। और यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगा, कंडीशन तो अब सेटिस्फाई होगा नहीं, आई प्लस प्लस अगेन 4 इज स्टिल लेस देन इक्वल्स 4, तो वापस से 4 आपका प्रिंट हो जाएगा। ये इफ वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा नहीं, वापस से आई प्लस प्लस यानी कि 5 इज नॉट लेस देन नॉर इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट आपका क्या आ रहा है? आउटपुट आपका आ रहा है 1 2 3 4, है ना। और प्रीवियस वाले कोड में आपका आउटपुट क्या आ रहा था? आपका आउटपुट आ रहा था 1 3 4, है ना। तो दोनों कोड डिफरेंस है ना, दोनों कोड में डिफरेंस है। और क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा जाएगा एग्जाम में, ना कि ये वाला पूछा जाएगा, ये तो सब बना देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस एक कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि जहां भी कंटिन्यू आएगा भाई तो कंटिन्यू के नीचे वाले स्टेटमेंट स्किप होंगे, ऊपर वाला तो भाई चलेगा ही चलेगा ना। जैसे इसको कैसे पता रहेगा कि नीचे में कंटिन्यू लिखा हुआ है ना। जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे तब ना पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। आ रही है बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। और कंटिन्यू में आप कंटिन्यू में और कुछ, हाँ देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कंटिन्यू में, क्या देखना है कंटिन्यू में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज चलिए मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल 3 से मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल 3 से। देखिए एग्जाम्पल से क्या होता है ना कि एक तो आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। हालांकि मैं एमसीक्यूज के अलग से सेशन कराऊंगा, और जो लोग हमारे चैनल पे नए उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये स्टूडेंट आप जो वीडियो देख रहे हैं ये इस सी लैंग्वेज सीरीज का पार्ट है, जो कि डीआरडीओ सेप्टेम 10 सीबीटी 2 सीएसआईटी के लिए बनाया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट 28 वीडियो, लेक्चर 28 अपलोड हो चुका है, ये लेक्चर 29 रिकॉर्ड हो रहा है, और लगभग 40-50 लेक्चर में आपका सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाने वाला है फॉर डीआरडीओ। अगर मैं अपने चैनल की बात करूं स्टूडेंट, तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डीआरडीओ सेप्टेम 10 टियर 2 सीएसआईटी के लिए, स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस आईटी ब्रांच के लिए कंप्लीट कोर्स चलाया जा रहा है। सी लैंग्वेज के एमसीक्यूज, कंप्यूटर नेटवर्क, जावा के एमसीक्यूज आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे डीवीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीएसए। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं यानी कि 23 नवंबर के बाद में, तो आप लोग जरूर एक बार चैनल को विजिट करके देख ले, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए सी लैंग्वेज का अलग से एमसीक्यूज सेशन है, मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप सारे ये नहीं सोचे कि मैं कहां से एमसीक्यूज प्रिपेयर करूं। देखिए हम लोग ऑलरेडी 11 सेट डिस्कस कर चुके हैं, हर एक सेट में मिनिमम 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है, मैक्सिमम हम लोग 15 20 25 भी बहुत सारे सेट में डिस्कस किए हैं। तो यानी कि आप समझ के चल लीजिए कि 11 दहे 110, अभी तक लगभग 150 सी के क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। और लास्ट में, एकदम लास्ट में, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा टियर 2 का, तो आपको फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव सोल्यूशन कराया जाएगा, तो कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत हो गया स्टूडेंट, अब वापस से हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग? देखिए क्या माइंड में आया था, एग्जाम्पल 3, हाँ एग्जाम्पल 3 हम लोग को क्या देखना था? कंटिन्यू के बारे में देखना था। तो कंटिन्यू के बारे में मैं क्या बता रहा था कि अभी तक तो हम लोग फॉर लूप देख रहे थे। अगर मैं इसी कोड को, ठीक है, ये वाला जो कोड था, हाँ ये वाला कोड, ठीक है, ये वाला कोड, इसको मैं अगर वाइल से लिखता हूँ या डू वाइल से, तब क्या होगा? चलिए देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या लिखूंगा? वाइल, ये वाला दिखता है कलर, क्या दूसरा कलर यूज करते हैं, व्हाइट यूज करते हैं ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? वाइल और आई
लेस देन इक्वल्स 4 है ना, जब आई जो है लेस देन इक्वल्स 4 हो और आपको समझ के चलना है कि ये आई डिक्लेयर हो चुका है, ये सारा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स 4 तो करो क्या भाई कि इफ आई जो हो वो डबल इक्वल्स 2 हो, है ना, आई जो है वो आपका डबल इक्वल्स 2 हो, यही था ना, कोड एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ डबल इक्वल्स 2 हो तो कंटिन्यू करा दो, कंटिन्यू करा दो, और नहीं तो क्या करो भाई, नहीं तो क्या करो, प्रिंट करवा दो, प्रिंट करा दो, किसको प्रिंट करा दो, आई के वैल्यू को प्रिंट करा दो। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, मैं कराऊँ ना, और सिंपली आई को इंक्रीज करते रहो। अब आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। आपके सामने 4 विकल्प दिए जाएंगे, हालांकि मैं आपको अभी विकल्प नहीं दे रहा हूं, जब एमसीक्यूज करेंगे तो आपको मैं ऑप्शन दूंगा। आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और 2 सेकंड में सोचिए कि इसका आउटपुट क्या होगा। 1 2, चलिए आपने सोच लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, देखने में 4 लाइन का कोड है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कैसे? सबसे पहले क्या है, आई लेस देन इक्वल्स 4 चेक करेगा कि क्या आई लेस देन इक्वल्स 4 है, तो मुझे आई को इनिशियलाइज भी करवाना पड़ेगा ना। मान लिया जाए मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है, आई डबल इक्वल्स आई इक्वल्स 1। अब सही है, अब कोड हमारा सही लग रहा है। अब आपको सोचना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। 2 सेकंड का समय, 1 2, खत्म। तो चलिए आई एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 1, तो यहाँ पे मैं आई एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका इनिशियल वैल्यू है 1। अब चेक हो रहा है कि क्या आई लेस देन इक्वल्स 4 है, बिल्कुल 1 लेस देन इक्वल्स 4 है भाई, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कह रहा है कि आई का वैल्यू 2 हो ना, तो कंटिन्यू कर दो। तो आई का वैल्यू 2 तो है नहीं, नीचे जाएगा, आई का वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो साइड में मैं आउटपुट भी लिखता चलता हूँ। आउटपुट सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा, यानी आई 2 हो जाएगा। अब वापस से चेक होगा क्या, यहां से कहां जाएगा बताइए, यहां जाएगा। तो वापस से चेक होगा क्या कि 2 इज लेस देन इक्वल्स 4 ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ वाला है, तो यहां क्या हो गया, इफ आई डबल इक्वल्स 2, ध्यान से सुनना है, इफ आई डबल इक्वल्स 2, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 2, तो 2 डबल इक्वल्स 2, ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। यहां क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू। तो मैंने क्या बोला था कि लूप में जैसे ही कंटिन्यू आपका अकर होता है, तो बस एक ही रूल आपको याद रखना है कि कंटिन्यू के नीचे जितने भी स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट रहे, वो स्किप होना ही होना है, वो स्किप होना ही होना है। तो इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट ये लिखे हुए हैं, ये क्या हो गया, हाँ, इसके नीचे ये जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये सारे स्किप हो जाएंगे और ये कंटिन्यू सीधा कहाँ चला जाएगा, कंडीशन पे चला जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो फोर लूप और वाइल लूप में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझ लीजिए। तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया कंडीशन, कंटिन्यू जैसे हुआ तो ये कंडीशन पे चला गया। अब कंडीशन क्या चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल्स 4, आई की वैल्यू अभी भी 2, यानी 2 लेस देन इक्वल्स 4 है ऑब्वियसली। वापस से अगेन ये आएगा इसके अंदर, आई डबल इक्वल्स 2, बिल्कुल अभी भी 2 है, कंटिन्यू। तो फिर से ये चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स 4, यस, यानी कि ये इसी चक्कर में फंसा रह जाएगा, ये इसी चक्कर में फंसा रह जाएगा और ये हमारा लूप इनफाइनाइट एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। अरे ये बात समझ में? क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? तो प्रॉब्लम का जड़ आप पकड़ पा रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि यहां पे जब कंटिन्यू हो रहा है तो इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर मैं फोर लूप की बात करूं, यानी इसके पहले वाला, हाँ इसके पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो कंटिन्यू जैसे ही होता था तो ये कंटिन्यू के बाद कहाँ चला जाता था, इंक्रीमेंट पे चला जाता था। कहाँ जाता था, इंक्रीमेंट पे चला जाता था। लेकिन अगर मैं वाइल की बात करूं और इसी प्रकार से अगर आप डू वाइल की भी बात करें, तो जैसे ही कंटिन्यू होता है तो कंटिन्यू के बाद हमारा कहाँ चला जाता है, कंट्रोल कंडीशन पे चला जाता है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देना चाहता हूँ, काफी ऊपर आ गए हम लोग, हाँ कंटिन्यू वाला यही पार्ट है ना, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा क्या, अगर हो जाए तो काफी अच्छा। कैसे, ऐसे ही होता है ना, 1 मिनट, हाँ हो गया, 1 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग, हाँ हो गया है। तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। हाँ, तो कंटिन्यू में मैं एक पॉइंट लिख देना चाहता हूँ क्या, कि अगर मैं फोर लूप की बात करूँ तो फोर में जैसे ही कंटिन्यू आएगा, फोर लूप में जैसे ही कंटिन्यू आएगा तो ये कहाँ जाएगा, कंडीशन, सॉरी ये कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा, ये आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे जाएगा। लेकिन अगर मैं वाइल लूप या डू वाइल लूप की बात करूं, वाइल लूप या डू वाइल लूप की बात करूं, तब अगर आप कंटिन्यू का यूज करते हैं
तब अगर आप कंटिन्यू का यूज करते हैं तब ये कहाँ जाएगा भाई, तब ये कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और एग्जाम्पल तो आपके सामने है भाई कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही कंटिन्यू आ रहा था 4 में तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जा रहा था, कंडीशन पे नहीं जा रहा था ना, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी हमने देखा एग्जाम्पल 3 में कि जैसे ही कंटिन्यू आया तो ये कहाँ चला गया भाई, ये कंडीशन पे चला गया। इंक्रीमेंट तो मैंने नीचे कर रखा था तो वो तो हो ही नहीं रहा है, तो ये इनफाइनाइट लूप में इसी बीच भंवर मझधार में ये फंसा रह गया। तो अगर ऐसा कहीं पे हो जाता है और हमें पूछा जाए कि इसका क्या उपाय है, तो क्या आप बताइएगा। 2 सेकंड का पॉज लीजिए और सोचिए। चलिए आप लोग सोच लिए होंगे, तो सिंपल सा उपाय है कि जहां पे भी आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं इन वाइल और डू वाइल लूप, आप क्या कीजिए साथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को भी परफॉर्म कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट इटरेशन आपका चल जाए। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसका मॉडिफाइड वर्जन लिखूं, इसका मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है, इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या हो सकता है बताइए। इसी को मैं कॉपी कर लूं क्या, 4 लाइन का तो कोड है, तुरंत लिखा जाएगा। तो मॉडिफाइड वर्जन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वाइल आई लेस देन इक्वल्स 4, और यहाँ पे पता है कि आई का वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आई 2 हो रहा है कंटिन्यू कर दे रहे हैं, नहीं, कंटिन्यू के पहले क्या करना है, आई प्लस प्लस परफॉर्म कर देना है, और अगर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं तो ये जो आपका है ना हो रहा था इनफाइनाइट लूप बीच भंवर वाला, वो काम तो होगा नहीं। और आपको पता है कि किसी भी इफ हो या एल्स हो, अगर हम लोग एक स्टेटमेंट से ज्यादा लिख रहे हैं तो करली ब्रेसेस मैंडेटरी है, तो इसीलिए मैंने करली ब्रेसेस दिया है। इसके बाद आप खूब स्टेटमेंट लिखिए, कुछ भी लिख लीजिए जो भी आपको लिखना है। तो प्रिंटफ, यहाँ पे आई के वैल्यू को मैं प्रिंट करा रहा था आई, और इसके बाद यहाँ पे कुछ था क्या, हाँ यहाँ पे कुछ था, हाँ आई प्लस प्लस तो करना ही भूल गया मैं, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा आपका। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपसे कोई इसका आउटपुट पूछता है तो 2 सेकंड का पॉज लीजिए और आप बताइए 1 2। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि यहाँ पे आई क्या है, आई का वैल्यू है अभी 1, आई का वैल्यू अभी क्या है 1 है। आई लेस देन इक्वल्स 4, यस। आई डबल इक्वल्स 2, नहीं, तो प्रिंट हो जाएगा आई का वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस होगा तो आई का वैल्यू हो गया 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स 4, ऑब्वियसली 2 डबल इक्वल्स 2, यस, ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो यहाँ पे ध्यान देना है, हमने कंटिन्यू के पहले क्या किया, आई प्लस प्लस किया, तो अब आई का वैल्यू हो गया 3, और उसके बाद कंटिन्यू हुआ तो ये कंटिन्यू यहाँ पे जाएगा। पहले हमने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन यही पिछले वाला का बात करें तो हम लोग इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहे थे, तो इसीलिए ये बीच भंवर में फंस रहा था। अब नहीं फंसेगा, अब ये क्या करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स 4, यस, नीचे आएगा 3 डबल इक्वल्स 3, नहीं भाई, आई के वैल्यू को प्रिंट करेगा, 1 के बाद 3 प्रिंट किया, आई प्लस प्लस, ये हो गया 4, 4 इज लेस देन इक्वल्स 4, ऑब्वियसली इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, प्रिंट होगा आई का वैल्यू यानी 4 प्रिंट हो जाएगा, आई प्लस प्लस, ये 5, 5 इज नॉट लेस देन इक्वल्स 4, कंडीशन खत्म आपका, यानी कि लूप टर्मिनेट करेगा, जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आया, 1 3 4 2 आपका क्या हो गया, स्किप हो गया, कंटिन्यू हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कंटिन्यू के बारे में, और इसके बारे में कुछ बताना था क्या। कंटिन्यू के बारे में मैंने लगभग सारी बातें आपको बता दी है, हाँ लगभग सारी बातें बता दी है, पहले वाला स्टेटमेंट भी लिख के दिखा दिया, और वाइल डू वाइल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो सेकंड जंप स्टेटमेंट था, सेकंड जंप स्टेटमेंट मीन्स जो आपका कंटिन्यू था वो एंड हो गया, ठीक है। तो गो टू को समझ लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ गो टू टॉपिक। देखिए गो टू जो कीवर्ड है स्टूडेंट, इसका यूज जो है अवॉइड किया जाता है, यानी कि और रिकमेंड भी किया जाता है कि यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये एक अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, कोई भी कंडीशन वगैरह आपको नहीं देना है। अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, अब ये मत पूछिएगा अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ तो अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो क्यों अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, आप सिंटैक्स देखिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। गोटू को देखिए हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपली आपको गोटू लिखना है और किसी भी लेवल का नेम दे देना है, किसी भी लेवल का नेम दे देना है। और मान लिया जाए कि ये वाला लेवल गोटू के पहले या गोटू के बाद में कहीं पे भी डिफाइन होगा कुछ इस प्रकार से। लेवल का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको नहीं बताया, जस्ट अभी ही आपको समझा दूंगा, और बहुत कॉमन सी बात है, ये बहुत छोटा सा टर्म है।
तुरंत आप लोग समझ जाइएगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं समझाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना प्रेफर करता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट मैं लूंगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक नंबर मुझे दिया हुआ है आई, और मुझे क्या करना है, पता करना है कि वो इवन है कि ऑड है यूजिंग गोटू। तो एक मैंने प्रॉब्लम ले लिया है यूजिंग गोटू, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई हमारे पास वेरिएबल है, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि इफ आई मोड 2 डबल इक्वल्स 0, यानी कि 2 से अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो क्या करो तुम, गो टू, यानी कि चले जाओ इवन के लेवल पे, ठीक है। एल्स में तुम क्या करो, गो टू ऑड के लेवल पे चले जाओ। लेबल LABEL, लेबल बोल रहा हूं मैं, लेवल नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। वो गेम वाला लेवल 1 लेवल 2 नहीं, लेबल, ठीक है। चलिए एल्स में चला जाएगा ये ऑड पे। अब यहाँ पे मुझे इवन और ऑड का लेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने गोटू के सिंटैक्स में क्या देखा था कि गोटू और उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, लेबल, और ये लेबल को डिफाइन करना कहीं ना कहीं जरूरी है। तो हमें इवन और ऑड ये दोनों लेवल को डिफाइन करना होगा। तो चलिए जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा इवन। लेबल को कैसे डिफाइन किया जाता है भाई, तो आपको लेबल का नाम लिखना है और उसके बाद में एक कॉलन देना है, और उसके बाद आप कोई भी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो नल स्टेटमेंट यानी कि सेमी कॉलन भी दे सकते हैं, और जब नहीं लिखना है तो भाई क्यों ही यूज करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं इवन में क्या लिखूंगा कि प्रिंट कर दो सिंपली कि %d इज इवन, या सिंपली प्रिंट करा दो ना इवन, ठीक है। इवन में मैं लिख दूंगा। यहाँ पे आपको सेमी कॉलन वगैरह देने की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए कहा जाता है ना कि गो टू का यूज अवॉइड करना चाहिए। सेमी कॉलन मीन्स करली ब्रेसेस वगैरह देने की भी जरूरत नहीं है। तो प्रिंटफ मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, ये प्रिंट करा दो, और उसके बाद फिर चले जाओ गो टू एंड पे, ठीक है। उसके बाद मुझे ऑड वाला भी लिखना है, तो ऑड का लेवल लिख दूंगा मैं। ऑड में लिख दूंगा मैं कि प्रिंटफ नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड, ठीक है। और उसके बाद तुम भी क्या करो भाई, एंड हो जाओ, गो टू एंड। और अभी चलिए मैं आपको ये सेमी कॉलन वाला भी चर्चा जो कर रहा था वो भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं एक एंड लेवल बना देता हूँ, एंड END एंड, और यहाँ पे मैं कुछ दूंगा ही नहीं, सिंपली मैं यहाँ पे सेमी कॉलन एक दे दूंगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला हमारा एंड हो गया प्रोग्राम हमारा, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ पे अटेगा, 1 मिनट, हाँ अट तो गया। चलिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान दें तो मैं इसका आपको फ्लो कंट्रोल बता देता हूँ कि आखिर ये हमारा कोड जो है ये किस प्रकार से एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, देखिए सबसे पहले हमारा कंडीशन चेक होगा कि आई जो है मोड 2 डबल इक्वल 0 है या नहीं। तो आई का वैल्यू हम लोग कुछ इमेजिन कर लेते हैं, लाइक 4 ले लेते हैं। तो यस 4 मोड 2 डबल इक्वल 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, इवन, गो टू इवन। तो ये इवन क्या है, ये इवन एक लेबल होगा जो कि कहीं ना कहीं डिफाइन होगा, आइदर गो टू के बाद, यानी जब ये गो टू कॉल हुआ है उसके बाद, या गो टू के पहले। अभी हम लोग देखेंगे बाद में होता है तो क्या होता है, पहले होता है तो क्या होता है। तो अभी बाद में है यानी गो टू इवन, तो ये सिंपली कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, ठीक है। यहां पे चला जाएगा, इवन पे आ जाएगा, ठीक है। अब इवन पे आएगा तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा, नम इज इवन, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, नम इज इवन, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट गो टू एंड, तो ये एंड क्या होगा, एक लेबल होगा डिफाइन। तो यस यहाँ पे एंड एक लेबल है, तो ये अब कहाँ चलाएगा, ये अब आपका यहाँ पे चलाएगा, ठीक है। और एंड में क्या है, जस्ट सेमी कॉलन, यानी कि कुछ भी हमें एग्जीक्यूट नहीं कराना है, आपका प्रोग्राम अब टर्मिनेट हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि ये सिंपली कोड लिखा हुआ है, तो इस करली ब्रेसेस के बाद जो भी कोड होगा वो आपका अब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे मुझे ये देने की जरूरत नहीं थी, है ना, ये मैंने क्यों दिया है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ हो गया, एल्स में मैंने ये लिखा है, इवन में लिखा है, ऑड में लिखा है, और ये एंड में लिखा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एंड यहाँ पे आया और इसके बाद जो भी होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका लाइन लिखा हुआ होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए जब ये बाद में आता है ना, यानी कि जब भी जो लेवल हमने डिफाइन किया है वो गो टू के बाद अगर डिफाइन किया है तो इसे बोला जाता है फॉरवर्ड गो टू या फॉरवर्ड जंप। क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड जंप। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसे क्या बोला जाता है,
इसे बोला जाता है फॉरवर्ड गो टू, या इसे क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड जंप। ठीक है, फॉरवर्ड गो टू या फॉरवर्ड जंप। अब देखिए फॉरवर्ड गो टू या फॉरवर्ड जंप में होता क्या है कि गो टू से लेबल के बीच में जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, गो टू एंड। क्या लिखा हुआ था, गो टू एंड। तो ये यहां से सीधा कहां चला गया, एंड लेवल पे। तो इसके बीच में ये वाला जो स्टेटमेंट था ये तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, ये एग्जीक्यूट आपका नहीं हुआ। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी गो टू आपका कॉल होता है तो गो टू कॉल से लेकर के और ये जो आपका लेवल है, इन दोनों के बीच में इन द केस ऑफ फॉरवर्ड जंप जो भी स्टेटमेंट आते हैं, जितने भी स्टेटमेंट, वो सारे एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर नंबर को हम लोग 4 की जगह 5 लेते हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये गो टू ऑड पे चला जाता, यानी यहाँ पे चला आता और सिंपली लिख देता नंबर इज ऑड, फिर ये एंड पे चला जाता और एंड आपका यहाँ पे है। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग गो टू समझ गए होंगे, लेवल के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और लेवल हम लोग बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं, पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सर अगर पहले डिफाइन किए तब क्या होगा, बिल्कुल यही तो इंपॉर्टेंट है और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। फॉरवर्ड गो टू आपसे बहुत कम चांस से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा क्या, बैकवर्ड गो टू या बैकवर्ड जंप। तो अब हम लोग बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, कोई भी कोड लिख लेते हैं, लाइक मान लिया जाए फंक्शन मेन ले लेते हैं, वॉइड मेन। हाँ देखिए एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि देखिए गोटू का जब हम लोग यूज करते हैं तो गोटू हम लोग फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर नहीं। यानी ये वाला जो गोटू यूज हो रहा होगा ये किसी ना किसी फंक्शन के अंदर यूज हो रहा होगा। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग गोटू का यूज नहीं कर सकते हैं। तो वॉइड मेन मैंने लिख दिया है और इसके अंदर में मान लिया जाए मैं एक लेबल ले लेता हूँ, लाइक लेबल एकदम सिंपल सा हम लोग बनाएंगे कोड। जैसे मैं नेम ले लेता हूँ, ठीक है, नेम, और यहाँ पे कोड लिख देते हैं प्रिंटफ, और इसमें क्या लिखते हैं भाई, लाइक इंजीनियर शुभम कुमार। ठीक है, इंजीनियर शुभम कुमार, आ गया बात समझ में। ठीक है, और इसके बाद और कुछ लिखना है क्या, नहीं, और कुछ क्यों लिखे, मुझे जस्ट समझाना है आपको, फॉरवर्ड वाला ना, नहीं बैकवर्ड वाला। हाँ, तो मान लिया जाए कि इसके बाद कुछ स्टेटमेंट हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे कॉल हो जाता है गो टू नेम, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और इसके बाद कुछ और स्टेटमेंट है लाइक printf एंड, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज हो गया। अब आप बताइए तो जरा किसका आउटपुट क्या होगा। गोटू के बारे में अभी आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ ही चुके हैं, लेवल के बारे में भी समझ चुके हैं। तो 2 सेकंड का पॉज लीजिए और सोचिए, 1 2, चलिए आप लोग सोच लीजिए। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, मेन के अंदर हमारा कंट्रोल आएगा। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में एक लेवल दिया हुआ है और उसके अंदर जो स्टेटमेंट है इंजीनियर शुभम कुमार प्रिंटफ लिखा हुआ है। तो ये तो सबसे पहले प्रिंट कर देगा एक बार क्या, इंजीनियर शुभम कुमार। देखिए ये जो इंजीनियर शुभम कुमार प्रिंट हुआ ये बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट हुआ है। अभी मैं गोटू पे नहीं गया हूं, तो एक बात का और आप ध्यान रखिए कि लेवल जो भी आता है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे गोटू कॉल हो या गोटू कॉल ना हो। तो एक बार ये प्रिंटफ आया, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, गोटू नेम, तो ये क्या करेगा, सिंपल से चला जाएगा, 1 मिनट, ये कहां पे चला जाएगा, यहां से चला जाएगा इस लेवल पे, और लेवल के अंदर क्या है, इंजीनियर शुभम कुमार, तो वापस से ये प्रिंट करा देगा इंजीनियर शुभम कुमार। और नेक्स्ट ये क्या है, गो टू नेम, तो वापस से ये कहां चला जाएगा, इंजीनियर शुभम कुमार, वापस से ये प्रिंट कराएगा। अगेन गो टू नेम, वापस से जाएगा, वापस से जाएगा, और ये इसी लूप में फंसा रह जाएगा, और इसी को बोला जाता है बैकवर्ड गो टू या बैकवर्ड जंप। ठीक है, तो बैकवर्ड जंप या बैकवर्ड गो टू में क्या होता है कि गो टू कॉल जहां पे भी हुआ है वो कॉल और जो भी लेवल है उसके बीच में जो भी स्टेटमेंट है वो रिपीटेडली बारी बारी से एग्जीक्यूट होते रहते हैं, और ये आपका इंजीनियर शुभम कुमार इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होते रहेगा। आप चाहें तो इसको
एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आपके पास जो भी आईडी होगा या कंपाइलर होगा उस पर आप कंपाइल करा के एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे इसी टाइप का पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए गोटू में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए मुझे देखकर याद आ गया, एक एग्जाम्पल 3 भी देख लेते हैं। देखिए जितने एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल 3 हम लोग एक देख लेते हैं, और एग्जाम्पल 3 में क्या है, जैसे मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है वाइड मेन। ठीक है, इसके अंदर मान लिया जाए कोई लेवल दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, नेम ही ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंटफ इंजीनियर शुभम कुमार। ठीक है, इंजीनियर शुभम कुमार, और मान लिया जाए हमारा ये कोड एंड हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा इसका आउटपुट क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन इंजीनियर शुभम कुमार, दूसरा ऑप्शन नन, तीसरा कंपाइल टाइम एरर, चौथा कुछ भी मान लिया जाए ना, कुछ भी। आपको 4 ऑप्शन दे दिया है। आप 2 सेकंड का पॉज लीजिए, बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। 2 1, चलिए खत्म कहानी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही मेन में ये एंटर करेगा तो इसको सबसे पहले एक मिलेगा लेबल। तो ये लेबल को इसने डिफाइन कर लिया। अच्छा ठीक है, नेम एक लेबल है। इसके अंदर क्या स्टेटमेंट मिला इसे, प्रिंटफ। इसके बाद क्या स्टेटमेंट मिला, प्रिंटफ। तो ये एग्जीक्यूट होगा बिल्कुल। और प्रिंटफ का काम क्या रहता है, प्रिंटफ का काम रहता है कि जो भी आपने इसे दिया है इस डबल कोट्स के अंदर में, प्रिंटफ को हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, सिंटैक्स वगैरह, तो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये इसे हूबहू प्रिंट कर देता है और जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट किया उसे रिटर्न करता है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो इंजीनियर शुभम कुमार यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल प्रिंट होगा। इसमें अभी भी बहुत लोगों को डाउट लग रहा होगा कि सर नहीं प्रिंट होगा। भैया आप एग्जीक्यूट करा के देखिए ना, आप एग्जीक्यूट करा कर देखिए, इंजीनियर शुभम कुमार आउटपुट आएगा। ठीक है, और उसके बाद सिंपली यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो एक बार तो इंजीनियर शुभम कुमार प्रिंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये था गोटू के बारे में। और गोटू के बारे में देखिए बस यही मैं कहूंगा कि गोटू का यूज अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो गोटू का यूज नहीं ही करना है। नहीं क्या, नहीं ही करना है, कभी नहीं करना है। हमेशा गोटू को अवॉइड करना है। देखिए गोटू को अवॉइड तो करना है, लेकिन गोटू का क्या कोई बेनिफिट है, हाँ बेनिफिट तो है। एक बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, गोटू का एक बेनिफिट क्या है, जैसे मान लिया जाए एक सिनेरियो लीजिए, सोचिए कि मान लिया जाए आपके कोड में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो, जैसे फोर लिखा हुआ है। ठीक है, फोर लूप है, ये फोर लूप चल रहा है, और फोर लूप के अंदर में मान लिया जाए वाइल लूप चल रहा है एक। ठीक है, ये आपका वाइल लूप है, और वाइल लूप के अंदर में मान लिया जाए एक और फोर लूप आपका चल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर में आपके पास कोई कंडीशन आ गया, एक एबनॉर्मल कंडीशन आ गया। ठीक है, जहां पे आपको क्या करना है कि इस पूरे लूप से एग्जीक्यूट करना है, यानी कि आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे आपको जाना है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको ऐसे करंट सिचुएशन में, यानी कि आपके पास फोर लूप के अंदर में वाइल लूप था, वाइल लूप के अंदर फोर लूप था, और यहाँ पे मान लिया जाए आपके पास कोई एबनॉर्मल कंडीशन ऐसा आ गया कि आपको ये आउटर फोर लूप से बाहर निकलना है, तब आप क्या कीजिएगा। आप बोलिएगा सर हमने पढ़ रखा है कि लूप से बाहर निकलने के लिए हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं, या स्विच से बाहर निकलने के लिए हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर मैं यहाँ पे लगा दूंगा ब्रेक। तो भाई जब आप ब्रेक लगाइएगा ना, तो ये मैंने क्या बताया था कि ये इनर मोस्ट लूप से बाहर निकलता है, तो ये इस वाले फोर से बाहर निकलेगा और ये फट से यहां पे आ जाएगा। फिर आपको यहां भी ब्रेक लगाना पड़ेगा, फिर ये यहां आएगा, फिर यहां भी ब्रेक लगाना पड़ेगा, फिर ये यहां आएगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा उपाय है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इफ, और इफ के अंदर में जो आपका एबनॉर्मल कंडीशन होगा, एबनॉर्मल, वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, गो टू, और कोई भी लेवल दे दीजिए, गो टू आउट, और यहाँ पे आप आउट को डिफाइन कर दीजिए सिंपली। यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप आउट को डिफाइन कर दीजिए, इसके अंदर सारे स्टेटमेंट लिख दीजिए इसके बाद। तो जैसे ही यहाँ पे ये गो टू आउट आएगा, ये क्या होगा, डायरेक्ट यहां से बाहर यहां चला आएगा।
आ रही है बात समझ में? तो एक इसका बेनिफिट, और मुझे लगता है कि एकमात्र ये बेनिफिट है, क्या हो सकता है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा नेस्टेड लूप में फँस गए हों और वहाँ से बाहर निकलना हो, तब हम क्या कर सकते हैं, गो टू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि गो टू को अवॉइड करना है, तो भाई इसको भी अवॉइड करना है, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है, मैं सिंपली बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं, काफ़ी लंबा ये, हाँ काफ़ी लंबा वीडियो जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक फ्लैग वेरिएबल ले सकते हैं, फ्लैग इक्वल्स 1, जैसे मैं अल्टरनेट बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड में करता हूँ। अल्टरनेट इसका क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्लैग इक्वल्स 1 कर सकते हैं इस आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप हर बार चेक कीजिएगा, यहाँ पे जैसे 1 मिनट, जैसे ही आप नॉर्मल कंडीशन आया, आपने फ्लैग के वैल्यू को 1 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, ब्रेक कर दिया, BREAK। तो जैसे ही ब्रेक किया तो ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इफ लगा के चेक करना पड़ेगा कि क्या फ्लैग का वैल्यू 1 है, तो भाई ब्रेक कर दो। अगेन ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो अगेन इफ लगा के चेक करना पड़ेगा, और अगेन यहाँ पे इफ लगा के चेक करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ना कि बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, इफ लगा करके चेक करना पड़ेगा। अगर आप गोटू का यूज नहीं करते हो तो एक थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट गोटू का समझ में आता है, बाकी गोटू का कोई बेनिफिट नहीं है, अनकंडीशनल है, कोई भी कंडीशन वगैरह नहीं लिखना पड़ता है, कब कहाँ पे प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर कर दे कोई कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए गोटू को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो जंप स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया स्टूडेंट आपका, और जंप स्टेटमेंट के साथ साथ आपका जो कंट्रोल स्टेटमेंट था, कंट्रोल स्टेटमेंट जो यूनिट था, नहीं अभी एंड नहीं हुआ है, ये लगभग एंड हो गया है। अब इसमें क्या बचा हुआ है, तो अब इसमें स्विच केस बचा हुआ है ना, स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट को मैंने इसीलिए बचा कर रखा था क्योंकि मैंने आपको ब्रेक के बारे में नहीं समझाया था। अब आप ब्रेक के बारे में जान चुके हैं, तो हम लोग स्विच के बारे में समझ लेंगे। स्विच के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट है ना, सिलेक्शन स्टेटमेंट में आता था सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो आपका स्विच केस पे होगा, और उसके बाद आपका कंट्रोल स्टेटमेंट एंड हो जाएगा, फिर हम लोग फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, और आपके जो भी फ्रेंड्स हो कंप्यूटर साइंस IT ब्रांच के, जिन्होंने DRDO सेप्टम का फॉर्म भरा हो, या जो आने वाले फर्दर वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें हमारे चैनल को जरूर सजेस्ट करें स्टूडेंट, हमारा चैनल उनको सजेस्ट करें, चैनल पे इन्वाइट करें। और देखिए, आप ही लोगों से ना कम्युनिटी बढ़ेगा, ठीक है। मैं देखिए ये सब छोटी छोटी बातें बतानी नहीं चाहिए। अभी देखिए काफ़ी कम हमारे सब्सक्राइबर है, तो आप ही लोग शेयर कीजिएगा, आप ही लोग के भरोसे मैं इतना काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना भरोसा बनाए रखिए मुझ पे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।